कोल्यूशन एंड सेंटर ऑफ मास 101। ओके, आज मैं बात करूँगा कोल्यूशन एंड सेंटर ऑफ मास का, जिसको हम बोल सकते हैं COM इन शॉर्ट। ओके, तो पहली बात तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ये जो होता है ना, मान लो एक पार्टिकल्स में बना देता हूँ, एक पार्टिकल है। ओके, इसका जहाँ से मास हम एज्यूम करेंगे एक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको अगर डिफाइन करें इंग्लिश में तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ अ पॉइंट। ओके, लिखना छोड़ देता हूँ, लिखते ही नहीं है गाइस हम। ओके, सो इट इज़ अ पॉइंट ऑन या फिर आउटसाइड द बॉडी, where mass of the body is considered acting upon. ओके, ना सेंटर ऑफ मास अगर दो पार्टिकल सिस्टम के लिए है तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे दो पार्टिकल्स, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है तुम्हारा क्या है, r है। ओके, और इसका मास m1, इसका मास m2 है। ओके, और ये याद रखना, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए हमेशा हमेशा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, इस वाले और इस वाले ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करना चाहिए, है ना। अब एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करेगा वो किसे पता, है ना। तो मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ से RCOM, यानी M1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है वो पता लगाने के लिए RCOM जो होता है वो तुम्हारे इक्वल होता है M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये तब हम मानेंगे, ये फॉर्मूला तुम्हें तभी यूज़ करना है जब ये एक मैट्रिक्स में, यानी ये एक ग्राफ में दिया हुआ, इसका पोजीशन R1 है और इसका पोजीशन R2 है, और फिर तुम्हें RCOM निकालना है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मल्टीपल मासेस के लिए भी तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, तुम्हें पता लगाना है कि y एक्सिस में क्या वैल्यू है ना। तो तुम r की जगह पे यहाँ पे y1 और y2 लिख सकते हो। अगर तुमको x के में चाहिए तो तुम यहाँ पे x1 और x2 लिख सकते हो। सिंपल बात है ना, बहुत ही सिंपल बात। कुछ 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 बस ये हुआ, बहुत ही सिंपल बात हमने किया अभी। अब देखो, मान लो बहुत सारी बॉडीज़ आ गई, है ना, ये खचा खचा खुचुक 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 खुचुक, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, R1 R2 R3 R4 एंड R5। ठीक है, अब क्या करें, सेम RCOM, इन सब का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है वो निकालेंगे। RCOM, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, RCOM इस पॉइंट को बोलेंगे। ठीक है, ये RCOM हुआ, है ना, ये RCOM है, और ये इसका कितना डिस्टेंस होगा उसका ओरिजिन से, हम वो निकालेंगे। सो M1 R1 प्लस M2 R2 डॉट 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 MN RN बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस MNth। सिंपल, ये फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। ओके, ये भी हो गया गाइस। अब देखो, तुम्हारा अगला पार्ट आता है सेंटर ऑफ मास एक टर्निकेटेड बॉडी का कैसे निकालते हैं। मान लो ये एक नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, कहाँ गया मैं सर्कल, मान लो ये एक नॉर्मल बॉडी है। ओके, तो फिर ये इसका सेंटर कहाँ है, इस सर्कल का सेंटर ये रहा, इसको मैं इधर प्लेस कर देता हूँ बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इस सर्कल का ये रहा, अरे यार क्या हो रहा है, इस सर्कल का सेंटर ये पॉइंट है। ओके, इस सर्कल का सेंटर मुझे पता चल गया। अब मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब ये तो तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ तक R है, ये वाला पार्ट तुम्हारा R है, सो ये वाला पार्ट भी तुम्हारा R होगा। अब इस R लेंथ का मैं एक और सर्कल बना दूँ तो अब बताओ अब क्या करें हैं।
अरे है ना, इस आर लेंथ का मैंने एक और सर्कल बना दिया और ये पार्ट जो है रिमूव्ड है। ओके, ये पार्ट तुम्हारा रिमूव्ड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हें पता है आर है। तब ये बताओ इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कैसे निकालोगे? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं टर्निकेटेड बॉडी फॉर्मूला मैं कहता हूँ, ठीक है। ये इसको एरिया A1 A2 मान लो और इसको इसका जो एरिया है ना पूरा एरिया इसको A2 नाम मान लो, ठीक है। सॉरी A1 क्या बोल रहा हूँ मैं, A1 A2 सिंपल। अब देखो, अब बात ये है A1 तुम्हें पता है इज़ ग्रेटर देन A2। अब सिंपल से ये सब कर दो, अब सिंपल से एक फॉर्मूला लगा दो A2, ओके, A2 R1 माइनस सॉरी A1 R1 माइनस A2 R2 बाय A1 प्लस A2, सिंपल। और कुछ और लगेगा ही नहीं। अभी आर क्या है, तो ये रेडियस ही है, ठीक है। इस केस में इसका रेडियस से यहाँ तक R2 है और ये पूरा R1 है। सो फाइनली इस चीज़ में इतना ही है, ओके। ध्यान से कुछ नहीं है, छोटू मोटू से थोड़ा सा एक दो बात है जो मैं बता ही देता हूँ। COG इट इज़ द पॉइंट वेयर G इज़ अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग, ओके। COM मैंने बोला था यहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मास हम एक्ट करना अज्यूम करते हैं। अब COG जो होता है COG, ओके, इज़ अ पॉइंट जहाँ से हम एक्ट मानते हैं कि ग्रेविटी एक्ट करता है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स सेम भी हो सकते हैं COM COG और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सेम हो, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द COG एंड COM कोइंसाइड, मतलब सेम ही रहते हैं इफ़ नॉट द COG कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। देखो ये सिंपल सा बात है, लिखा है, बोला गया है कि ये क्या बोलते हैं मैंने, COG और COM मोस्टली जो होते हैं कोइंसाइड ही रहते हैं, बट इन केस नहीं है तो COG जो है COG वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है हमेशा ऑब्जेक्ट का, ओके। छोटा सा बात है। अब मान लो मोशन में है, ओके, टू ऑब्जेक्ट्स, ये v स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी v स्पीड से मूव कर रहा है। अब क्या होगा, अब कैसे पता चलेगा सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से मूव कर रहा है, बताओ? तो सिंपल सा बात है, सेंटर ऑफ मास का हम मास निकालेंगे, है ना, सेंटर ऑफ मास का हम स्पीड निकालेंगे। तो पहले ये v1, ये v2, ये m2, ये m1, ओके। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम बोल सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। अब एक से ज़्यादा हुए, मतलब दो से ज़्यादा हुए तो क्या करोगे, सिंपल VCOM इज़ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, अगर एक से ज़्यादा है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। n मतलब कोई भी नंबर कितना भी हो सकता है, जैसे m3 v3, उसके बाद यहाँ पे एक और बना दो m4 v4, ठीक है, सब जितना है सब आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए भी सेम फॉर्मूला है, ओके। देखो सिंपल सा बात है, जब बस टाइम वाइम का मैटर है, समझे, टाइम वाइम के डिवीजन, तुम इस पूरे इक्वेशन को टाइम से, वेलोसिटी तुम्हें सेंटर ऑफ मास का मिल गया ना, तो तुम दोनों तरफ t से डिवाइड कर दो, ठीक है। तुम दोनों तरफ t से डिवाइड करोगे तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और ये t डिवाइड बाई v1 v2 ये सब करोगे ना तब भी तुम्हें एक्सेलरेशन ही मिलेगा। एक्सेलरेशन ही तुम्हें मिलेगा तो तुम क्या करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2, सिंपल। और ये सेम n, इसमें भी a लगा दो और तुम्हारा मैटर सॉल्व।
इट्स दैट सिंपल। ओके, मोशन में खच 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 खत्म। अब देखो एक बात याद रखना, वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट रहेगा, है ना। वेलोसिटी पूरे में कांस्टेंट रहेगा जब सेंटर ऑफ मास का हम मोशन निकाल रहे हैं, क्योंकि एफ एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये दोनों एक सिस्टम है ना। कोई बाहर से इसको पुश नहीं कर रहा है, तब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, वरना समझे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना है। अगला पॉइंट है, इफ वी रिमेन्स कांस्टेंट मींस सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर v कांस्टेंट है इन दोनों का, तो मतलब v1 v2 कांस्टेंट है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी सेम स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो देखो इसको मतलब चेंज करोगे ना, मतलब मान लो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन में डिफरेंस क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेम। अरे बच्चों ये देख ये x1 है, ठीक है, इसका डिस्टेंस, ये x2 है। इन दोनों सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच में डिफरेंस है x1 और ये डिफरेंस x2। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर का डिस्टेंस x1, सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर का x2। ठीक है, ये दोनों एक सिस्टम है। तो ये तो ज़ीरो पे है ना, मतलब मान लो कि तुम, ये एक पॉइंट है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर कोई भी यूनिट ले लो, ठीक है, ये एक पॉइंट। अब ये तो कांस्टेंट पे है ना, ये थोड़ी मूव कर रहा है। जब दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो है दोनों केस में, तो ये मूव नहीं करेगा ना। अब जैसे ये मूव नहीं करेगा, अब देखो कोई चीज़ मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट पे है, वहीं पे है वापस, तो उसका तुम वेलोसिटी निकालोगे नहीं ना। अब एक कार है, वो कार अब वहीं पे है, तो इस कार का वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेम बात है बस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लो ज़ीरो हो गया, है ना। ये इसका वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट यानी ज़ीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। तो v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2 तुम लगा सकते हो। और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ज़रूर होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन को भी तुम ज़ीरो ले सकते हो, m1 a1 प्लस m2 a2। समझे, ये बात समझ लेना। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, क्योंकि मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ। अब आया बात मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। अब देखो एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है, अरे यार ये बार बार उड़ क्यों जा रहा है, क्या उसको वहीं रहने देता। अब मान लीजिए एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, आई मीन ये एक सिस्टम है। अब ये एक सिस्टम है आइसोलेटेड एकदम, यहाँ पे कोई इंटरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं है, बस इन दोनों का नॉर्मली अट्रैक्शन है। ओके, नॉर्मल अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स ज़ीरो है, ठीक है। यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, यानी मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 होता है यहाँ पर, समझ गए ये बात। इसका m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, सिंपल सा बात है ये। ओके, बहुत ही सिंपल। लेकिन इसी के ऊपर बहुत सारा का सारा पूरा कलिजन इसी के ऊपर है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। छोटू सा, बहुत ही छोटू सा पार्ट है, मोमेंटम कंजर्वेशन का रोल बहुत ही छोटा सा है इस केस में। ओके, अब देखो बात एक्चुअली में कुछ ऐसा है कि मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, वो हैंग कर रहा है। ये एक स्पेशल केस में ले रहा हूँ। ओके, ये बुलेट है,
ओके, ये बुलेट है। अब क्या करें, बुलेट हिट करेगा, ओके, बुलेट हिट करेगा और वो मूव करेगा, ऑब्वियसली वो ऐसे मूव करेगा, है ना, रस्सी से बंधा है वरना वो ऐसे चला जाता, समझे, सिंपल सा बात मैंने बोला। अब देखो ये एंगल मान लो थीटा है, ये इसका लेंथ एल है, पूरा पूरा लेंथ, ठीक है, पूरा लेंथ एल है। अब तुम्हारा इतू सा हाइट है, ये एच ले लो, ओके गाइस, इतू सा, अरे इसको पूरा सेंटर तक ले लो, ठीक है, नहीं तो ना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको पूरा ऊपर से लेके सेंटर तक है ये, ओके, और इसके सेंटर, ये सेंटर से इसके सेंटर तक, ओके, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो गाइस, जो मैंने क्या कहा था पहले कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, है ना, मोमेंटम हमेशा, क्योंकि ये फिर से एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मैं एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, इसमें जितना पावर है वही पावर अंदर जाएगा, समझे, कोई नया फोर्स में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, m1 v1 इक्वल्स m2 v2 लगेगा, इसका मास मान लो m1 और इसका स्पीड v1 है, इसका मास m1 है और इसका स्पीड v1 है, समझे, सिंपल। अब देखो ये रहना चाहिए। अब ये जो बाद का बात है ना, इसमें अंदर बुलेट भी चला गया, तो इसके अंदर बुलेट, ऐसे इसको 2 ले लो, सॉरी गाइज, तो इसमें m1 प्लस m2 बाई v2 है, सॉरी इंटू v2 है। अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का कमाल, ठीक है, ये और ये टाइमिंग t इज इक्वल्स टू 0 यानी रेस्ट पे था, रेस्ट टाइम पे था, ठीक है, ये वाला पार्ट, बट ये मान लो ये इंसिडेंट हो गया t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ये दोनों चीज़ें हुई t इज इक्वल्स टू 0 पे शुरू में एकदम, और ये रिजल्ट हमने देखा t इज इक्वल्स टू 1 पे। अब देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे जो है ना बातें, m1 v1 t इज इक्वल्स टू 0 पे जो मोमेंटम होगा वो सेम मोमेंटम t इज इक्वल्स टू 0 पे है और 1 पे है, सेम मोमेंटम है, ठीक है, मैंने क्या बोला, t इज इक्वल्स टू 0 पे जो मोमेंटम है वही मोमेंटम t इज इक्वल्स टू 1 पे भी होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ओके, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 बाई मीन्स क्रॉस v2, ओके, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो गाइस, v ये तो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था ना, तो इसको 0 ले लो, अब ये 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वो m1 v1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v2, इसको v3 ले देता हूँ मैं, ठीक है, खुश, v3 ले देता हूँ तो कैलकुलेशन तुम्हारा सही रहेगा, ज़्यादा गड़बड़ नहीं आएगा, समझ में आया ये बात। अब तुम इसको क्या बोलते हैं, अब तुम इसको, ये जो तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व हो ही गया, तो अब तुम्हें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, तुम इसको एक और चीज़ दे सकते हो, एक होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, जितना देखो ये इसका पास काइनेटिक एनर्जी, अच्छा तुम ये बात समझ गए ना, ये बात, तो अब मैं एक दूसरा बात ऐसे अलग तरीके से बताता हूँ, सेम तरीका नहीं है ना, फूल आर दोज हु एक्सपेक्ट द सेम डिफरेंट रिजल्ट बाय डूइंग द सेम थिंग्स, यस, ओके, बूम 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 एंड बूम। अब देखो गाइस, ये जो था t इज इक्वल्स टू 0 पे, ओके, इसके पास काइनेटिक एनर्जी था बट इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है कि नहीं है कि नहीं है, ये इसको मैं रेस्ट मान लूँ, इसको मैं रेस्ट मान लूँ, तो ये इतना h हाइट ऊपर उठा, अब जैसे ही ये h हाइट ऊपर उठा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसमें, अब हम जाएंगे एनर्जी मास कंजर्वेशन पे, ठीक है, हाफ इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी
जो है इसके अंदर ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी बन गया, ये बुलेट इसके अंदर ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो गया। बट इसका मास तो सेम ही रहना, बुलेट का मास और बॉक्स का मास रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, है कि नहीं है? और जी तो ऑब्वियसली लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का बात। और हाइट कितना ऊपर उठा। अब तुम में से बहुत लोग पूछेगा कि हाइट तो हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे गाइस? तो हाइट अगर नहीं पता है तो तुम थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एच बाई एल का तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से है? देखो ये कॉस, ये थीटा है ना, तो ये वाला थीटा का जो साइड में एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है? ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको तो ये वाला तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा एल का कॉस थीटा यानी एल का कॉस, अबे यार एल कॉस थीटा तुम्हारा इक्वल टू हो जाता है एल माइनस एच के, है कि नहीं? एल माइनस एच के इक्वल है तुम्हारा एल कॉस थीटा। अब तुम इसी को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच बाई एल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब थीटा का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एच बाई एल। सिंपल सा बात है, ठीक है। इन केस में नहीं है। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं, ओके। बुलेट पेनिट्रेशन का अगला पार्ट। इसमें क्या होता है? बुलेट पेनिट्रेट करता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। अरे 60% पे करना था ना, 100 हो गया। कोई 100 नहीं, 100 पे ही करेंगे। चलो 6 ये मान लो मैंने बना दिया बॉक्स, खुचुक एक बुलेट आ रहा है और एक बुलेट निकल गया। अब देखो इसमें M1 V1, M2 V2, M3 V3, ये बुलेट आता है अंदर, इसके अंदर घुसता है और फिर बाहर निकल जाता है। इतना स्पीड से इस बुलेट में, बहुत एकदम खतरनाक स्पीड से, समझ रहे हो ना? तो अब देखो इसमें सेम मोमेंटम कंजर्वेशन। फाइनल क्या था? फाइनली में ये था और ये था, ओके। इनिशियल में M3 और V3 0 होगा, बट फाइनल में V3 का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा कंट्रीब्यूशन। ये इनिशियल का है, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, है कि नहीं है? सो M1 V1 प्लस M3 V3 इज इक्वल्स टू M3 V3 प्लस M2 V2। अब ये देखो, ये हम इनिशियल की बात करें, इनिशियली तो एट रेस्ट पे था ना, V3 तो 0 था, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो M1 V1 इज इक्वल टू M3 V3 प्लस M2 V2। ये एक पार्ट है, समझे? और V3 मान लो मैं बोल दिया कि चलो ये सब छोड़ो और V3 निकालो, तो देखो ये भी तो उठेगा ना, थोड़ा उठेगा कि नहीं उठेगा? H बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो तुम क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी को फिर से कन्वर्ट कर दोगे पोटेंशियल एनर्जी में। ले सिंपल, M कैंसिल, ओके। क्योंकि वेट, ये M क्यों कैंसिल होगा? अच्छा, क्योंकि दोनों का मास का समेशन है ना, कैपिटल M इज इक्वल्स टू M प्लस M, ओके। क्योंकि एक साथ घुसा ना तो सेम हो गया ना, तो एनर्जी ट्रांसफ़र के टाइम क्या था? दोनों का मास एक था, है ना। अब ये M कैंसिल हो गया, तो V3 इज इक्वल्स टू √2GH। सिंपल सा बात है कि नहीं? अब हम करेंगे स्प्रिंग का, ओके। स्प्रिंग के बारे में करेंगे डिस्कस। मोशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है M1 V1, अब एक और ऑब्जेक्ट है M2, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है M3, ठीक है। या फिर सबका मास मैं मान कर चलता हूँ सेम है सबका मास, M1 ये B स्प्रिंग, मतलब ये B बॉक्स, C बॉक्स, ये A बॉक्स। अब देखो मैं इंग्लिश में एक लाइन
इधर बना देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। अब एक लाइन सुनो, मास इज सेम देन ए will come at rest and B will be in velocity vb. Okay, the spring compresses until vb is equal to vc. Okay, डोनाल्ड ट्रम्प को छोड़ो गाइस. ओके, नाउ इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका इनिशियल वी ए है ना, विच दैट विल बी इक्वल टू वी बी प्लस वी सी, क्योंकि ये एनर्जी तो इसमें ट्रांसफ़र हो ही रहा है ना. तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तभी ना स्प्रिंग कंप्रेस करना बंद करेगा. तो दोनों सेम हो गए यानी दोनों एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे ना, तो यही हो गए. तो इसका मतलब वी ए बाई टू इज इक्वल्स टू वी बी विच इज़ इक्वल्स टू वी सी. सिंपल. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब मैक्स एक्सटेंशन या बोलो मैक्स कंप्रेशन है, ठीक है, तब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv²/4. ओके, अब मैक्स एक्सटेंशन का तो ये केस है. अब मैक्स कंप्रेशन, ये एक्सटेंशन हुआ एक्सटेंशन. अब मैक्स कंप्रेशन का केस में ओके, v इज इक्वल्स टू m/2 के, और k तो तुम्हें पता ही है तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके, दिस गेम इज ओवर एंड नाउ कम्स रियल कल्यूजन. कल्यूजन नहीं, कलीजन. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलीजन पार्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर्स में. ऑल हमारे चैप्टर में 2 टाइप के कलीजन है. ओके, एक तुम्हारा इलास्टिक और एक इन इलास्टिक. ठीक है, पहले हम इलास्टिक कलीजन की बात करेंगे. इलास्टिक कलीजन में देखो मोमेंटम जो होगा, ऑब्वियसली सारे में कंजर्व होता है मोमेंटम, बट इसमें तुम्हारा ना क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स नहीं बनते ना. एक्स वाई एक्सेस वगैरह हो गया तुम्हारा, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कलीजन में. इन इलास्टिक कलीजन हमारे सिलेबस में नहीं है. इन इलास्टिक कलीजन में तुम्हारा जनरली क्या होता है ना, दूसरे फॉर्म साउंड, हीट और क्या बोलते हैं लाइट के फॉर्म में ना एनर्जी डिसिपेट हो जाती है. ठीक है, अलग अलग जगह में भाग जाती है. मान लो 4 जूल का एक बॉल है, वो 0 जूल के बॉल से टकरा गया और फाइनल मोमेंटम ऐसा निकला कि एक बॉल में 1 जूल का एनर्जी निकला और दूसरे बॉल में 3 जूल का एनर्जी निकला. अब बोलोगे बाकी 1 जूल का एनर्जी कहाँ गया, तो वो हीट, इन दोनों के टकराने से हीट तो होगा ना, हीट. और या फिर तुम कह सकते हो लाइट, है ना. कभी देखा है 2 मेटल बॉल्स अगर एक साथ टकराते हैं तो चिंगारी ऐसे स्पार्क्स निकलता है ना, लाइट है ना, एक काइंड ऑफ वो भी ऑल्दो हीट की वजह से है बट लाइट है ना. लाइट हो गया तुम्हारा, हीट हो गया, लाइट हो गया, और क्या, साउंड. साउंड के फॉर्म में, इन सारे फॉर्म में ये सारी एनर्जीज चले गए. ठीक है, ये है तुम्हारा इन इलास्टिक. बट हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है इन इलास्टिक कलीजन, सॉरी मतलब इलास्टिक कलीजन. यहाँ पे मैंने पहले से ही 2 बॉल्स लेके रखे हैं, एक m1 है एक m2 है. एक का स्पीड u1 है, एक का स्पीड u2 है. ठीक है, अब ये दोनों कोलाइड कर चुके हैं यहाँ पे और इनका स्पीड v1 और v2 बन गया. मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. फाइनल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो यहाँ पे तुम देखो m1 u1 m2 u2 ओके एंड m1 v1 प्लस m2 v2. अब मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ ओके एंड इस पार्ट को इधर लेके चला जाता हूँ, तो ये इक्वेशन आएगा मेरे पास. अच्छा ये अधूरा है, ये इक्वेशन बनेगा मेरे पास. अरे ये फिर से मैंने गड़बड़ कर दी, m2 u2 तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा. कमाल कर दिया सत्यम जी आपने तो, है ना. अब देखो, अब आएगा असली मज़ा. खैर ये सब हटाओ यार, ड्राइंग मुझे बस करना आता है, अच्छा नहीं लगता मुझे. ठीक है, अब देखो तुम जीनियसनेस, ओके, रियल जीनियसनेस अब तुम्हें पता चलेगी. सो बात अब अक्सर ऐसे है, तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या ही इक्वेशन बनेगा, तुम्हारा इक्वेशन बनेगा m1 u1 माइनस v1, है ना, और इधर होगा m2 v2 माइनस u2, है कि नहीं, u2 सही बोला कि नहीं बोला बताओ पहले. ऑब्वियसली सही बोला क्योंकि सत्यम ने बोला. अब देखो
इलास्टिक कलिजन है, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? एनर्जी कंजर्व रहेगा। अब एनर्जी कंजर्व रहा तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम यू वन M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम, एक काम करो इस हाफ को ना ऐसे कर देता हूँ, हाफ M1 V1 प्लस M2 V2 के स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, सिंपल, हाफ हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा, सबको पता है ये बात। अब सेम हम करूँगा जैसे मैंने पिछले बार किया था, इसको इस तरफ भेज देंगे, इस पार्ट को इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, अरे क्यों? क्योंकि देखो ना मास सेम मिल जाएगा ना यार। देखो वेलोसिटीज तो सेम नहीं होने वाली, मास सेम ला के मैं फॉर्मूला सिमिलर बनाना चाहता हूँ, सूटेबल या फिर वो सिंपल बनाना चाहता हूँ। सिंपल सा बात है, M1 U1 स्क्वायर माइनस ये आएगा तो M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर। परफेक्ट। फिर से M1 कॉमन लूँगा, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब फिर से मैं कॉमन लूँगा, M2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब देखो ये हमारा इक्वेशन 2 है जो हमने काइनेटिक एनर्जी से डिराइव किया, और ये हमारा इक्वेशन 1 है जो हमने डिराइव किया मोमेंटम से। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं इसे तुम्हें दिखा देता हूँ, है ना। ये वाला पार्ट जैसे मैंने उठा के ऐसे रखा, एक बड़ा सा डिवाइडिंग लाइन, ये डिवाइड का लाइन मैंने बनाया है, और उसका फाइनल फॉर्म का ये रहा, इसका फाइनल फॉर्म, इसको भी उठा के ले आओ। बहुत सुंदर। अब देखो क्या होता है, खचक खचक, ले मास का रोल खत्म, है ना, मास का रोल खत्म हो गया। अब देखो गाइस यहाँ पे तुम्हारा ये तो स्क्वायर वायर का मैटर है ना, तो तुम इसको क्या कर सकते हो बताओ, कोई आइडिया है? मैं बेसिकली ना सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरे को मिला है U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस U2। सही बोला कि नहीं बोला? एकदम सही बोला। क्यों? अच्छा, समझ कैसे आएगा, सही बात है ना। ये तो मैंने ऊपर वाला ही जस्ट कॉपी कर लिया। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है फॉर्म। अब तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म तुम ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो मैं इसको यू स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, अरे ऐसे कैसे कर दी, माइनस V1 टाइम्स U1 माइनस V प्लस V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V2 प्लस U2। सिंपल। अब देखो खचक 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 खचक, बचा क्या, 1/U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू 1/V2 प्लस U2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, V2 प्लस U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1। नाउ फिर से हम फॉर्मूलाज इजी बनाएंगे गाइस, तो इस U2 को इधर भेज देते हैं, इस V1 को इधर भेज देते हैं, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। बहुत सुंदर, ये अच्छा फॉर्मूला मिल गया हमें। अब देखो इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, 3 चीज़ें खोज निकाली, 3 फॉर्मूलाज जो हमें पक्का मदद करेंगी। पहला, अगर तुम्हें कोलिजन में V1 पूछ लिया जाए, है ना, V1 में बता देता हूँ, कोलिजन के बाद वाला कंडीशन है, V1 पूछेगा जनरली तुमसे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला जब डिराइव किया तो हमारा फॉर्मूला आया
m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और u2। अब मुझे पता है तुम लोग पूछोगे ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हो गया, है कि नहीं, पूछोगे ही। अब देखो ये फॉर्मूला ना बेसिकली तुम्हारा इसका डेरिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, मैंने इसको डिराइव किया है बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेरा तरीके से मैंने किया था और मुझे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा है इसका डेरिवेशन, मुझे बुक देखना पड़ेगा इसके डेरिवेशन के लिए, बट ऐसा आया था। अब देखो V2 का मैंने जब डिराइव किया था तब इसका आया था m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 टाइम्स u2 प्लस 2m1 m2 प्लस m1 u1। देखो अब इसका याद करने का तरीका मैं सोच रहा हूँ पिंक वाले से लिखूँगा। देखो हमेशा अगर V1 है तो 1 पहले है, V2 है तो 2 पहले है ना। ऊपर में माइनस होता है नीचे में प्लस हो जाता है, ऊपर में माइनस होता है नीचे में प्लस हो जाता है ऑलवेज, है ना। अब देखो V1 है तो पहले U1 मल्टीप्लाई होगा, V2 है तो पहले V2 मल्टीप्लाई कर दोगे, समझे। अब देखो यहाँ पे हमेशा V1 है तो उसका उल्टा, अब यहाँ पे उल्टा सीन हो गया ना गाइस, पहले सीधा सीन था अब उल्टा सीन हो गया, ठीक है। अब V2 है तो 2 है। अब देखो नीचे में तो दोनों मास का हमेशा एडिशन ही आएगा। अब देखो ये उल्टा हमेशा बोला मैंने, उल्टा, है ना। तो इस तरीके से मैंने याद किया है और इतना याद कर लिया है कि मैं बिना देखे एटलीस्ट बोल सकता हूँ। एक और चीज़ काफ़ी कॉमन है जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि यहाँ इस फॉर्मूला से आता है, ठीक है। जब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ ना इलास्टिक कलिजन में, ठीक है, इलास्टिक कलिजन में इसका वैल्यू 1 होता है, ई से डिनोट करते हैं। देखो कैसे होता है V2 माइनस ये सॉरी ये रहा ना, हाँ ये V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 इज इक्वल टू ई। अब इलास्टिक कलिजन है तो तुम्हारा ऑब्वियसली बात है 1 आएगा इसका वैल्यू। अब तुम्हारा इन इलास्टिक कलिजन है तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये बात याद रख लो। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है जो चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, वो होता है बाउंसिंग बॉल, समझे। बाउंसिंग बॉल इज़ वेरी कॉमन एंड उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब हम उसके बारे में ही बात करेंगे। इसी में हम बात करेंगे बाउंसिंग बॉल। देखो ये मान लो हाइट h, ओके। अब ये मान लो ग्राउंड, ठीक है। बॉल मैंने कर दिया ड्रॉप इस पॉइंट से, तो बॉल मैं जैसे ही रोकूंगा बॉल ऐसे गिरेगा धुचुक और बॉल फिर से वापस उठ जाएगा, सर्टेन हाइट उठेगा, फिर से धुचुक 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 धु 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 धु, ऐसा ही होता है हमेशा। तो ये तो भाई सब तुम्हें पता है H1 है भाई, ठीक है। ये पूरा मान लो ये पूरा यहाँ से यहाँ ये H1 होगा, ये हाइट इस पीक पे, ये H2 ले लो, ये पीक H3 ले लो, ये पीक H4 ले लो, ये पीक H5 ले लो, ये पीक H6 ले लो, ठीक है। और उससे तो सिर्फ काम नहीं बनेगा, तो V2 V3, अगर तुम V1 भी कह सकते हो, है ना, V1 ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि यहाँ तो V इक्वल टू 0 है ना। V1 V2 V3 V4 V5। अब देखो HNth इज इक्वल्स टू VN माइनस nth, VN माइनस 1th, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ज़रूरी है, बस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखो VNth का क्या फॉर्मूला रहता है तुम्हारी, VNth जो होता है ना उसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता होना चाहिए, उसका पावर n मतलब कितने टाइम्स बाउंस किया, है ना। एक बार बाउंस किया 1n, दूसरी बार बाउंस किया 2n, तीसरी बार बाउंस किया 3n, ठीक है।
एन तुम्हारा है कि कितने टाइम्स बाउंस किया है, सिंपल। अब देखो इसको रूट में डालोगे 2GH कर दो, ठीक है। अब ये एक्चुअली में ये 2GH क्या है, ये तुम्हारा v का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ से जो यहाँ तक ये गिरा ना, तो एक वेलोसिटी अटेन किया होगा फाइनल, वही फाइनल वेलोसिटी है। तो तुमने देखा v² माइनस u² इजकल टू 2as, है ना। ये तो तुम्हारा g है, s तुम्हारा h है, ये तो तुम्हारा 0 है, तो v इज इक्वल टू √2gh हुआ ना। तो वहीं से तुम्हारा ये फॉर्मूला आ गया। इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी की जगह तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तुम वी एन को ऐसे भी लिख सकते हो, ई एन एथ वी। अब आता है हाइट का। तुम्हें इनिशियल हाइट पता होगा, या फिर तुम्हें एन एथ हाइट दे देगा और बोलेगा चाह इनिशियल हाइट बताओ, है ना। तो उसके लिए तुम्हें एच एन एथ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2nth बाय एच, ठीक है। ये एच क्या है, पहला हाइट, ठीक है। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना, गंदा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा 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 साफ कर दिया मैंने। अब देखो h1 तुम कह सकते हो, इसे h भी कह सकते हो, ऑल तो दोनों सेम है। h1 इज इक्वल्स टू h, ठीक है। मैं लिख देता हूँ h इज इक्वल्स टू h1। अब देखो ये जो h है ना तुम्हारा, सेम h है, ठीक है। ये दोनों कितने हाइट से ड्रॉप किया, उसका मल्टीप्लीकेशन इंटू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइम्स 2, ठीक है। ये तो तुम समझ गए। अब देखो कितना टाइम लगा, है ना, कितना टाइम लगा। अब देखो यहाँ से यहाँ गिरने में मान लो टाइम लगा तुम्हारा t, तो तुम्हारा कितना टाइम लगा, टी एन एथ इज इक्वल टू ई टू द पावर n टाइम्स t, सिंपल, और कुछ नहीं। अच्छा बाय द वे तुमने वो वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यहाँ से u तो वैल्यू 0 ही था, क्योंकि ऑब्वियसली इनिशियली गिरा तो 0 ना, u तो 0 था, तो s 2s और a इक्वल्स टी स्क्वायर, यानी 2gh रूट इक्वल्स, अच्छा सॉरी ये तो इधर जाएगा ना जी, पूरा रूट है, रूट इक्वल्स टी। तो तुम ये तो टी का वैल्यू सेम है ना, तो तुम टी एन एथ को ऐसे भी लिख सकते हो, ई एन एथ टाइम्स 2h बाई जी, सिंपल हो गया। अब मान लो अब टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चाचा टोटल टाइम मान लो ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, T5, TNth ऐसे करके बढ़ते ही बढ़ते जाएगा ना। तो और हर टाइम छोटा होता जाएगा, तो कितना कितना टाइम लगेगा बॉल को पूरा रेस्ट होने में। अरे यार बॉल को पूरा रेस्ट होने में कितना ही टाइम लगेगा यार, है ना। तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम इस फॉर्मूला के इसको उठाओ 2hg को रूट और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस ई से 1 माइनस ई से। अब देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला जैसे 2 4 6 8 है ना, ये ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो देखो हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ये बात आया है, ठीक है। हमें उतने काम करनी है। अब तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि भाई टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस h1 h2 h3 h4 h5 सब ट्रैवल किया ना, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो h1 फिर h2 जा रहा है, फिर h2 से आ रहा है, फिर h3 जा रहा है, फिर h3 से आ रहा है, फिर h4 जा रहा है, फिर h4 से आ रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा और डिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा दिया है मेन डिस्टेंस h इज इक्वल्स टू h, यानी तुम्हारा टोटल जो डिस्टेंस था, फर्स्ट डिस्टेंस है ना, कहाँ से जहाँ से तुमने ड्रॉप किया है, दैट 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ये है तुम्हारा डिस्टेंस का बात कर दिया मैंने। अब एवरेज स्पीड, अब देखो स्पीड का तुमने निकाला था फॉर्मूला gh/2, है कि नहीं, ऐसा था कि नहीं, शायद से 2gh था, है ना, हाँ 2gh था मेरे ख्याल से। बट हम जब एवरेज निकालेंगे ना तब gh/2 होगा, क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, है ना। एवरेज स्पीड सारे स्पीड्स का एडिशन होता है,
मान लो V1 प्लस V2 प्लस V3/3 ऐसे होता है एवरेज स्पीड, है ना। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है ये, इसमें रूट डालेंगे और सिंपल ई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा एक जगह, प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड है, ये स्पीड है, 2 बार हो रहा है तो 2 बार, क्योंकि स्पीड में एक ऊपर भी जा रहा है और एक नीचे भी आ रहा है, तो 2 बार है तो 2 बार दे दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। अब एवरेज वेलोसिटी में देखो एक ही बार जा रहा है, इसी का एवरेज वेलोसिटी मारे, और एक बार जाना चाहिए तो नल हो गया, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा जब निकालोगे ना तो वो आएगा 1 माइनस ई 1 प्लस ई टाइम्स जी h/2। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा ये पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली यही बस डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। अब तुम्हारा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, वो है ऑब्लिक कल्यूजन। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर है, अरे बहुत बड़ा सर्कल बन गया, टू बिग सर्कल, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये m1 से u1 से मूव कर रहा है और ये m2 मास का है, ठीक है। मैं मास डिफरेंट भी तुम रख सकते हो, बट चलो मास मैं डिफरेंट ही रख देता हूँ, ठीक। m1 और ये u2 से मूव कर रहा है ना। इसको थोड़ा सा लाइन में मैं बना देता हूँ ताकि ऐसा लगे कि भाई ये टकराएगा। अब टकराने के बाद क्या होगा तो मुझे बता सकता है। टकराने के बाद वही होगा जो हमेशा होता है, ये बॉल मान लो इधर उड़ गया, ये बॉल मान लो इधर उड़ गया, एक मैं पीछे बना रहा हूँ ताकि मैं एक एंगल तुमको दे सकूँ, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा नहीं लेते हैं, इस एंगल को फाई ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखो गाइस, अब आएगा असली मजा, है ना। ये m1 v1 और ये m2 v2। अब तुम क्या करोगे, तुमने तो वो पढ़ा ही है, क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स पढ़े तो तुम्हें पता है। देखो y कोऑर्डिनेट पे कोई मूव नहीं कर रहा था, है ना, और x कोऑर्डिनेट पे दोनों मूव वैसे भी कर रहे थे, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। y कोऑर्डिनेट इनिशियली तुम्हारा 0 था और फाइनल में तुम्हारा y कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ हैं, समझे। तो मैं y एक्सिस पे बैलेंस कर सकता हूँ, शुरू में तो 0 था y एक्सिस पे, तो 0, देखो मैं क्या बोलता हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2, सॉरी v1 क्यों कर रहा हूँ, u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है बताओ मुझे पहले, ऑब्वियसली कंजर्व है ना। अब देखो y एक्सिस पे तो 0 है ना, y एक्सिस पे तुम्हें पूछेगा कि भाई बताओ m2 y एक्सिस में कितना होगा, अरे y में तो तुमने बताया ही नहीं, तुमने तो बताया बस x में u1 मूव कर रहा है, तो तुम इसका 0 पुट करोगे। अब तुम्हें पूछेगा u2 बताओ, u2 इनिशियली कितना मूव कर रहा था y एक्सिस में, तुम्हें बोलोगे ये भी नहीं बताया, तुमने तो बस x का बताया है, तो ये भी 0 पुट करोगे, है ना। तो 0 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। अब तुम्हें आएगा कि भैया ये m1 और m2 तो ठीक है, बट ये v1 और v2 ये थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि देखो ये v1 है और ये v2 है, बट y एक्सिस में जो लग रहा है वो तुम्हारा ये थीटा है ना, ये थीटा मैंने बनाया है। रुको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, है ना, 2 सेकंड दो मुझे बस क्लीन करने के लिए, मैं 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ क्लीन करने में। दोनों को सेम लाइन में ले आता हूँ मैं, है ना, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। इसको थोड़ा, अरे बहुत नीचे हो गया, इसको इधर कर देता हूँ और सेम इसको भी कर देता हूँ इसके साथ। अब देखो
यस, ये V1, ये V2, ठीक है, ये M1, ये M2। अब ये जो एंगल है, ये एंगल है तुम्हारा फाई, और ये जो एंगल है वो एंगल है तुम्हारा थीटा। सिंपल सा बात दो मैंने बोला। अब देखो y में क्या है, अगर इधर तो कॉस लगेगा तो इधर क्या लगेगा, ये क्या होगा इसका वैल्यू V1 साइन थीटा, कच्चा V1 साइन थीटा, और इस तरफ क्या आएगा V2 साइन फाई, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, तो V1 क्या है साइन थीटा, V1 साइन थीटा प्लस V2 साइन फाई, ठीक है, ऐसे करोगे बैलेंस कर दो, बस आ गया तुम्हारा, ठीक है, सिंपल सा बात है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और देखो डायरेक्शन दोनों का देखना ऑपोजिट है, तो ये नहीं कि प्लस लगा देना, माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है, तो ये चीज़ तुम याद रख लो। वाई एक्सिस में अगर मूवमेंट नहीं है तो माइनस, वरना माइनस करके तुम 6 7 जो भी था पहले इनिशियल वो कर देना, बट माइनस रहना ज़रूरी है क्योंकि तुम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना, वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली माइनस होना से ज़रूरी है, नहीं होगा तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, जो कि नहीं है। तो क्या है फॉर्मूला, 0 इक्वल्स M1 V1 साइन थीटा माइनस M2 V2 साइन फाई। बहुत सुंदर, मज़ा ही आ गया देख के, है ना। अब एक्स एक्सेस पे देखो मामला क्या है, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं फिर से। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है वैसे भी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। रा रा रस्पुतीन, रा रा रस्पुतीन, ओके, अरे मूव हो जा भाई। हाँ, अब देखो वेक्टर्स में हमें पता है इधर तरफ रोल कर रहा है कॉस थीटा लगेगा, है ना, तो V1 कॉस थीटा, अब ये इस तरफ रोल कर रहा है तो ये होगा V2 कॉस थीटा, कॉस फाई, सॉरी कॉस फाई, है ना। इनिशियल में भी कोई वैल्यूज़ है तो मैं बोल सकता हूँ M1 U1 प्लस M2 U2, क्योंकि वैल्यूज़ हैं, वेक्टर्स भी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस का साइन हम लगाएंगे और ये बनेगा इक्वल टू M1 V1 कॉस थीटा प्लस M2 V2 कॉस फाई। बहुत ही सुंदर, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस का, और दैट्स इट फॉर द collision and center of mass।